देखो, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम्स। सपोज एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इस पे तुमने फोर्स F1 लगाया, तो तुमने पाया कि इस ब्लॉक पे इक्वेशन जो बन रहा है एक्सेलरेशन का, दिस वन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर r1 वेक्टर, ये बन रहा है। तो कोई पूछे कि, और एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इसलिए इक्वेशन ये बन रहा है। अब कोई पूछे कि इस पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा, ये जो F1 फोर्स है, नेट फोर्स, तो जब पार्टिकल का नेट फोर्स F1 आएगा, अच्छा ये F1 नेट फोर्स है, स्प्रिंग के साथ सब मिला के है, मतलब इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो जो नेट फोर्स है उससे ये एक्सेलरेशन आएगा, इक्वेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर r1 वेक्टर। तो कोई पूछे F1 कितना होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बनेगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r1 वेक्टर बन गया। अब चलो, अब इसी पार्टिकल सिस्टम पे मैंने अलग से कुछ फोर्सेस लगा दिया, जिसके वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स F2 हो गया, इसके ऊपर नेट फोर्स F2 हो गया, और तब ये जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका इक्वेशन जो है वो इसको गवर्न कर रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर r2 वेक्टर। तो कोई पूछे फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, F2, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू A2, तो क्या बनेगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r2 वेक्टर बनेगा। अब कोई पूछे नेट फोर्स का वेक्टर बताइए, तो नेट फोर्स का वेक्टर क्या आएगा, इस वन इज द F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बनेगा। अब क्या करो, और ये कब लिख रहा हूं, सुनो क्या है, ये तब लिख रहा हूं, यही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता, ठीक है, इस पे ये वाला F1 फोर्स अलग से लगा देता और F2 फोर्स भी अलग से लगा देता, नेट फोर्स, दोनों नेट फोर्स जोड़ देता इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। तब कोई पूछे कि अगर इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे नेट फोर्स F1 प्लस F2 है, तो F बराबर क्या लिखोगे, F1 प्लस F2, और F1 इसके बराबर है, इसके बराबर है, और F2 इसके बराबर है, दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बन गया, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर बन गया। अच्छा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर क्या बनेगा, मास से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर बन गया। ओके, अब देखना, तो जो रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन है, कोई पूछे कि रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा, इस पार्टिकल के मोशन का रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा, तो रिजल्टेंट इक्वेशन यही तो बनेगा ना, मतलब आर वेक्टर क्या बनेगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर बनेगा। इस अब ये अलग बात है कि एसएचएम है कि क्या है, ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये ओमेगा एक कांस्टेंट है, अगर ओमेगा एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये जो आर वेक्टर बन रहा है r1 प्लस r2 वेक्टर बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल अगर मान लो किसी फोर्स की वजह से एसएचएम कर रहा है, उसका इक्वेशन r1 है, फिर दूसरा फोर्स लगाने के बाद इक्वेशन r2 बन रहा है, तो जब दोनों फोर्स लग जाएंगे तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो r1 प्लस r2 को गवर्न करेगा, इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, मतलब दोनों एसएचएम की इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो जो आया वो नेट एसएचएम का इक्वेशन है। तो अब फिर रिपीट कर रहा हूं, देखना, अब इसके कुछ केसेस काम कर रहा हूं, मतलब इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो कि when two particles, sorry, when a particle performing SHM by two forces applied individually, then equations are r1 vector and r2 vector. When both forces applied simultaneously, then resultant motion of particle will be given by r1 vector plus r2 vector. बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, और इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। लिखो तो इस लाइन को, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, पहले जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट नोट करो, लिखो when two forces are applied individually on a particle, then particle perform SHM separately। फिर लिखना अगली लाइन, when both force applied simultaneously
then resultant equation of motion will be given by vector sum of two different SHM equation. अब देखो केस 1 सर रिपीट कर देंगे सर एक बार डेफिनेशन से, सर आखिरी वाला रिपीट। then इसे रिपीट कर दीजिए। then resultant equation will be vector sum of two different SHM equation. मैं बताता हूं क्या मतलब। जैसे एक पार्टिकल है, इस पे फोर्स F1 लगा तो इक्वेशन R1 आ रहा है, इसे पार्टिकल पे फोर्स F2 लगा इक्वेशन R2 आ रहा है, दोनों साइमल्टेनियस लगा दो तो इक्वेशन क्या है, R1 प्लस R2 है। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ SHM। लिख लो इसी को, दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ SHM। अब देखो केस पे आता है, एक केस लिखते हैं, केस 1 2 SHM in same direction with same time period या फ्रीक्वेंसी। दो SHM है, एक ही डायरेक्शन का है विद द सेम टाइम पीरियड है। तो मान लो एक पार्टिकल है, इस पे SHM का इक्वेशन x के डायरेक्शन SHM कर रहा है, जब फोर्स उस पे F1 लग रहा है तो इक्वेशन x1 बराबर है A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 है, x2 जो है A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 है। तो कोई तुमसे पूछे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताइए x, तो किससे आएगा, x1 प्लस x2 से आएगा। और ये नया इक्वेशन भी SHM का ही होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको जोड़ोगे ना, A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2, जब तुम इसको जोड़ोगे, इस इक्वेशन को इसमें जब जोड़ोगे तो इक्वेशन ही बन गया। अब देखो हम बातें है ना कि अगर ये t का कोफिशिएंट ओमेगा है ना, यहाँ पे भी t का कोफिशिएंट ओमेगा है, अगर ये t का कोफिशिएंट एकदम सेम है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक नए इक्वेशन में, दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी तब जब ये कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी कन्वर्ट होता है इसमें। और इस a को निकालने के लिए और इस फाइव को निकालने के लिए हम लोग वेक्टर एडिशन मेथड का यूज करते हैं। टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड फाइव, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड फाइव वी टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, देखो कोऑर्डिनेट अप्रोच का हेल्प लेते हैं। एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, और ये a1 है ना, a1 देखो, इसको एडिशन करने का तरीका बता रहा हूं। ये जो a1 है, आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो a1 दिख रहा है ना, a1, इसको पे फोकस करते हैं और इस पे फोकस करते हैं। ये जो a1 है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, और φ1 उसका एंगल कहलाता है एक्स एक्सिस से। अगर ये साइन है तो एक्स से होगा, और अगर ये कॉस है तो वाई एक्सिस से होगा। कॉस है तो 90 और ऐड नहीं हो जाएगा ना, तो हम ऐसे लिखेंगे a1 एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, φ1 एंगल पे लिख लिया। ये a2 है किस एंगल पे, φ2 एंगल पे। ये a2 है किस एंगल पे, φ2 एंगल पे। तो दो वेक्टर बन गया। कोई पूछे कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट बताइए, तो याद करो कोऑर्डिनेट अप्रोच में एक्स निकालते थे, एक्स के लिए क्या करते थे,
इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट लिख के जोड़ देते थे। a1 cos phi 1 बनेगा प्लस a2 cos phi 2 बनेगा, याद करो। और ay जो आता था, दिस इज a1 sin phi 1 y कंपोनेंट प्लस a2 sin phi 2, ऐसे लिखते थे। अब कोई पूछे कि अब जो रिजल्टेंट है, याद करो तुम ऐसे बनाते थे, x दिखाता था, y दिखाता था, और फिर मैंने ऐसे दिखाया था। ये वाला एंगल है फाई, तो टेन फाई किससे आएगा? जो टेन फाई आएगा, दिस इज ए वाई अपॉन एक्स। और जो रिजल्टेंट बनेगा ए, ये जो ए आएगा ना मैग्नीट्यूड ए, ये वेक्टर वाला आ जाएगा। ये बराबर क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर देना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देना। जैसे अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई जो है वो क्या है? ये जो फाई 1 है और फाई 2 है ना, इनके बीच का एंगल है, मतलब ये एंगल डेल्टा फाई। देन डेल्टा फाई इज व्हाट? इट इज फाई 2 माइनस फाई 1। ये रूट लगाओगे ऐसे, ये बन गया। तो तुम समझ सकते हो वेक्टर ही तो है कि, या वेक्टर ही जैसे देख लो, ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, अब बीच के एंगल क्या है? फाई 2 माइनस फाई 1 है, तो पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम। तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा, और यही ए है। तो ये किससे आएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 बीच के एंगल का कॉस डेल्टा फाई आ गया मैग्नीट्यूड। और एंगल के लिए तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, एंगल के लिए यही काम, इस एंगल फाई के लिए। हालांकि वो फाई पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ये पूछता है। तो दो के केस में तो ऐसे तो निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, अगले पेज पे लिखूंगा। इसी पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इन सबको हटा के, ताकि ये है, ठीक है। तो इसमें तुम लिखोगे रिजल्टेंट x जो होगा, दिस इज x1 प्लस x2, ये कन्वर्ट हो जाता है a साइन ओमेगा t प्लस फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस a की जो वैल्यू आएगी, इसका फॉर्मूला तुम याद रखोगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई बराबर किसके होगा? फाई 1 डिफरेंस फाई 2, जो बड़ा होगा उससे छोटा घटा दो। ये एक इंपॉर्टेंट, और बेसिकली इसी का यूज होगा। और ये भी एक एसएचएम ही है, ये जो बन रहा है, दिस इज एसएचएम, पहला पॉइंट है। सेकेंड, दिस इज एसएचएम विथ सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी लिख लो। मतलब इस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। देखो टाइम को कोफिशिएंट देखो ना, टाइम का, दैट इज ओमेगा। और अभी तो यहां सीख रहे हैं, स्ट्रिंग में पढ़ेंगे ना, तो स्ट्रिंग में भी ये चीजें आएंगी। तो वहां पे मैं इसको वेव का एडिशन, स्ट्रिंग वेव का एडिशन ऐसे ही तुम्हें सिखाऊंगा, या साउंड वेव का एडिशन ऐसे ही तुम्हें सिखाऊंगा। तो ये पार्ट याद रहेगा, वहां पे भी डायरेक्ट यूज होगा। तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखना है। इन जनरल क्वेश्चन में क्या करता है, कहेगा कि एक पार्टिकल है जो एसएचएफ परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का a2 है, तो बताइए रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो तुम इसका यूज करोगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस ऑफ 2 एसएचएम। डेल्टा फाई इज व्हाट? फेज डिफरेंस ऑफ 2 एसएचएम। फेज डिफरेंस मतलब इसमें से इसको घटा दो, आ जाएगा ना फाई 1 माइनस फाई 2, वही तो लिख लो वैसे इसको। डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस ऑफ 2 एसएचएम। डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस ऑफ 2 एसएचएम, और दोनों एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम। चलो देखो क्वेश्चन है, x1 बराबर 4 sin पाई टी प्लस 15 डिग्री, x2 बराबर 3 cos पाई टी प्लस 75 डिग्री पूछ रहा है, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर x1 वाला वेव की एनर्जी E1 है और x2 वाले वेव की एनर्जी E2 है, पूछ रहा है E1 अपान E2 का रेशियो कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन है
E1 अपान नेट की वैल्यू कितनी होगी? चलिए, x1 की इक्वेशन ये है, x2 की इक्वेशन ये है, एम्पलीट्यूड निकालना है तो ये बराबर क्या आएगा? a1 स्क्वायर, a1 क्या है 4 मान लो, a2 क्या है 3 है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos डेल्टा 5, तो इसमें से घटाओ तो 75 से 15 घटेगा, कितना आएगा 60, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से आएगा 25, यहां से 25, यहां 61/2 तो 12 आएगा, तो दिस इज √37 इज आंसर। पहले का आंसर है। सेकेंड का आंसर क्या रहा है? E1 अपान E2 का रेशियो बताइए। तो तुम्हें याद है कि एनर्जी के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखवाया था, ये था हाफ k इंटू ए स्क्वायर, और k अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे कि मास इज टेकन सेम, masses are same in both case, in both, इन दोनों SHM में जो मास यूज हो रहा है वो सेम है, तो होगा हाफ k इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन k पे तो कमेंट करना पड़ेगा ना कि k सेम है कि नहीं सेम है। तो इसको मैंने क्या किया, ओमेगा मुझे पता है ये होता है √k अपान m, तो देखो ओमेगा जितना ओमेगा इसका है वही ओमेगा इसका है, तो ओमेगा सेम है, मास दोनों में सेम है, इसका मतलब k दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि E1 अपान E2 का रेशियो होना चाहिए A1 अपान A2 का रेशियो का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो क्या करो, A1 अपान A2 निकालो, तो A1 किसके बराबर है 4, A2 किसके बराबर 3, स्क्वायरिंग कर दो तो 16 अपान 9। सर आवाज कट गई थी आवाज। तो ये A1 अपान A2 का स्क्वायर करोगे तो 60 अपान 9 बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड E1 अपान EN का स्क्वायर, तो क्या करोगे थर्ड के लिए? फिर वही EN अपान E1 अपान EN इज A1 अपान नेट एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो तो A1 किसके बराबर है 4 है, और ये कितना है, ये कितना है, इतना स्क्वायरिंग कर दो तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा 37, एंड दिस इज आंसर। ओके, ठीक है। अब एक इसमें मैंने एक मिस्टेक कर डाली है। मिस्टेक पता क्या कर डाली है? ये कॉस है, इसमें 90 मुझे और ऐड करना चाहिए था। दोनों को सेम बनाना होगा ना, देखो दोनों को सेम बनाना होगा, साइन साइन या कॉस कॉस, समझ रहे हो? तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, तुम क्या कर सकते हो, इसको साइन कर लो, क्वेश्चन में चेंज कर लो, अब सारे आंसर सही हो। अदरवाइज पता है क्या होता है, ये 90 और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये लिखो एंगल, इसे भी क्या लिखते तुम 60 + 90 लिखते, बस सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता। अच्छा, तो मैंने 2 SHM की बात की जो कि केस 1 में एक डायरेक्शन में है। अब हम लोग बात करेंगे अगला, देखना इसका भी मैंने इसको ए पार्ट बता दिया, अब हम लोग बी पार्ट स्टडी करेंगे। बी पार्ट है मोर देन 2 SHM, तो तुम्हें पता है जब मैंने वेक्टर एडिशन बताया था कि 2 पार्टिकल का वेक्टर एडिशन, जब मैंने कहा था कि 2 पार्टिकल का 2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन, तो मैंने कहा था कि ट्रायंगल अप्रोच यूज करोगे या पॉलीगन अप्रोच यूज करो, पॉलीगन करो, कोऑर्डिनेट अप्रोच यूज करोगे, लेकिन मोर देन 2 वेक्टर केस में सिर्फ कोऑर्डिनेट अप्रोच यूज करना है। ये चीज वही है, दो SHM में क्या कर देते, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस सिंप्लीफाई कर देते, लेकिन मोर देन 2 में कहते हैं कोऑर्डिनेट अप्रोच यूज करेंगे। एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नया नहीं है, बट 2 वेक्टर कंडीशन बड़ा सिंपल ही हो जाता है, और मोर देन 2 वेक्टर कंडीशन में इतना सिंपल नहीं होता है।
तो चलो मान लो एक पार्टिकल है, एसएचएम की इक्वेशन है A1 साइन, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है। A1 हटा दो, सीधे क्वेश्चन पे लिख देते हैं, मेथड तुम समझ जाओगे कि ऐसे ही आएगा। ये दिया गया इसको 37 लिखो, कैलकुलेशन इजी रहेगा। इसको 10 कर लो, x2 क्या आएगा? तो ये दूसरा केस पहले केस का बी पार्ट है। पहले केस में दो केस है, ए और बी। 20 कॉस लिख लो, ओमेगा, ये ओमेगा एकदम सेम होना चाहिए, प्लस 53 डिग्री, x3 30 √2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री है। मान ला सा पूछ रहा हूं, फाइंड रिजल्टेंट एसएचएम इक्वेशन, रिजल्टेंट एसएचएम इक्वेशन। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, सबको जोड़ोगे ना तो x बराबर बनेगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख लो ऐसे, ठीक है। तो अब तुम कोऑर्डिनेट मेथड यूज करोगे, साइन लिखेंगे, साइन ना रखना, क्योंकि x एक्सिस से हम लोग साइन का यूज करेंगे। तो ये 10 है तो तुम लिखोगे 10 ऐसे, कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे लिखोगे। फिर ये 20 है 53 डिग्री एंगल पे, ₹30 वो कॉस है तो y डायरेक्शन से होगा ना? हाँ जी, ये कॉस है तो y, ये y से एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा? प्लस है ना, तो प्लस 53 डिग्री एंगल बनेगा, आएगा 20 के बराबर। ये 30 √ 45 डिग्री पे, 30 √ 45 डिग्री पे, ठीक है। अब लिखेंगे ax y, तो ax 10 cos 37 प्लस 30 √2 का cos 45, ट्वेंटी का एंगल का साइन, ये बनेगा 4/5, 83 आएगा। ये 1/√2 तो 30 बनेगा। ये 4/5, 5 × 20 16, -16 बनेगा। 30 - 8, 30 - 8 कितना आएगा? 22। 22 तो सिमिलरली y निकालेंगे, तो ये 10 का साइन 53 बनेगा, 37, 30 √2 साइन 45 डिग्री प्लस 20 का ये चाहिए ना, ये तो ये कॉस चाहिए, y में कॉस बनेगा, एंगल के पास वाला कॉस कहलाता है, तो 20 cos 53 डिग्री, वैल्यू प्लेस कर दो। यहाँ से अगर 3/5, 5 × 20, 5 × 10, 6 और 30, ये बनेगा 3/5, तो 3/5 कितना होता है? 5 × 20, 4 × 12। देखो मैं प्योर हिंदी बोर्ड से हूँ, 12 6 18, 18 30 कितना होता है? 48, 48। आगे आंसर, कोई पूछे ax बताइए, ये बताइए a, तो ये कितना होगा? √22 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर आ गया। और ये वाला एंगल फाई, 10 फाई सीधे लिख सकते हो तुम, 10 फाई बराबर y/x, x 22 है ना, बस यहां से आ गया फाई 10 इनवर्स के फॉर्म में आएगा, उठा कर रख देना, ये वैल्यू प्लेस कर देना यहाँ पे, आ गया आंसर। तो मोर देन 2 SHM जब तुमको कहेगा ऐड करने के लिए, तो यही काम करना। 2 SHM कहेगा ना, तभी भी इसे कर सकते हो भाई, 2 या मोर देन 2 इसको लिख सकते हो कि इसको 2 या मोर देन 2। कोई डाउट हो तो चिल्ला सकते हो, बताओ। अब स्टडी करेंगे हम लोग केस सेकेंड।
जे मेंस अगर हमको पूछता है ना किस सेकेंड है टू परपेंडिकुलर एसएचएम, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर एसएचएम, एक पार्टिकल है मान लो, उस पर फोर्स लगा एक्स में, तो एसएचएम ऐसे परफॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन एक्स बराबर ए, क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा है, ये क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। पैटर्न यही समझते हैं, ए साइन ओमेगा टी, और जब उस पार्टिकल पर फोर्स वाई में लग रहा है, वाई में, तो इक्वेशन है बी कॉस ओमेगा टी। तो क्या रहा है कि जब दोनों फोर्स साइमल्टेनियस लगेंगे देन फाइंड path of resultant motion, find path of resultant motion, whether this motion is SHM or not, whether की स्पेलिंग बताओ क्या होती है? WHETHER। गलत हो गया ना? नहीं सर सही है। WHETHER। यस सर। चुप रहो। यस सर। बड़ा बेकार लग रहा है। अच्छा दिखना भी तो जरूरी है। सर वेदर का मतलब फिर मौसम हो जाएगा फिर से। तो वेदर लिख दीजिए आप। हाँ सर वेदर ठीक है। चुप रहना। whether motion is SHM or not, सब जेई मेंस में आ चुके हैं। देखो क्या करेंगे, अच्छा हमेशा ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन लिखना होता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन बताता है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। क्या करें, कुछ करके टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो यहां से ए को इधर भेज दो, बी को इधर भेज दो, स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, तो बनेगा x अपान ए का होल स्क्वायर प्लस y अपान बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी दैट इज 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस वन इज 1। अब देखो अगर ए और बी बराबर है तो ये सर्कल बन जाएगा, अदरवाइज एलिप्स है। मतलब इसको कहोगे क्या, सर्कल इफ ए बराबर बी, अदरवाइज एलिप्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। एक बार मोशन सर्कुलर बन गया ना या एलिप्स बन गया तो ये मोशन एसएचएम नहीं हो सकता। लीनियर एसएचएम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, ये एसएचएम कैसे हो सकता है? दिस वाज द पीरियोडिक मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसमें ना मोशन तुम ऐसे देखोगे, एक एलिप्स बना लो, देखो बनाता हूं, ये एलिप्स देखो, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे t बराबर 0 पे कहाँ होगा, t बराबर 0 पे होगा, t के पे 0 प्लेस करो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। देखो t पे 0 प्लेस करोगे तो sin 0 0 तो x 0 हो गया, और t पे 0 प्लेस करो तो cos 0 1 तो b हो गया। मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो पार्टिकल है यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे है, और भाग किधर रहा होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। t बराबर 0 है कि इधर भाग रहा है कि इधर भाग रहा है। तो देखो बताता हूँ कैसे पता चलेगा। जब टाइम बढ़ाओगे ना, टाइम बढ़ाओगे तो x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, साइन ओमेगा टी बढ़ेगा ना। टी बराबर 0 था तो साइन 0 था, 0 के बाद जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा ना, टी बढ़ेगा तो टी थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, तो पहले एक्यूट एंगल होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बढ़ना चाहिए ना। तो पार्टिकल इधर जाएगा किधर जाएगा, ऑफकोर्स आगे जाएगा, तभी तो एक्स में पॉजिटिव बढ़ेगा। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो पार्टिकल ऐसा मोशन करेगा। जो घूमने का टाइम पीरियड होगा, एक चक्कर लगाने का समय, वो एकदम सेम आएगा, इसी ओमेगा से आएगा। इस रिजल्टेंट मोशन का टाइम पीरियड इज 2 पाई ओमेगा, एकदम सेम आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही है। लेकिन दिस इज नॉट एसएचएम, दिस इज द पीरियोडिक मोशन।
सर्कुलर मोशन और बोथ आर द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, क्यों पीरियोडिक मोशन है? क्योंकि टाइम पीरियड सेम आ रहा है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड बाद बार बार उसी पाथ को ट्रेस कर रहा है ऐसे, इक्वल टाइम बाद यहां पर आएगा, इक्वल टाइम बाद वहां पर आएगा, तो दिस इज द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इसको आप एसएचएम नहीं कर सकते। एसएचएम होने के लिए मोशन ऐसा होना चाहिए, द नॉट ये ऐसे हो रहा है। अरे सही में धरती चक्कर लगा रही है सूरज भगवान को चारों तरफ, 365 दिन में एक बार घूम जा रही है, तो पीरियोडिक मोशन तो है, वैसे ये भी है पीरियोडिक मोशन। ओके, जो सिमिलरली क्वेश्चन और करते हैं, ये है x बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर b साइन ओमेगा टी है। क्या रहा है? फाइंड रिजल्टेंट पाथ, and comment on motion is SHM या नॉट। ठीक है, सोल्यूशन एकदम डिफरेंट पैटर्न है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन देता करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे ना, देखो ट्रेजेक्ट्री को ऐसे लिखना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो y अपान x बराबर आएगा b अपान a, डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो यहां से बन गया y बराबर b अपान a इंटू x बन गया। तो क्या हो गया? y बराबर mx बन गया, mx। दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, गुड, द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर ऐसे दिखेगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला जो एंगल थीटा है, tan थीटा इज नथिंग बट b अपान ए, यही है स्लोप b अपान ए, tan थीटा इज b अपान ए। मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, t के जगह पे 0 प्लेस करो, t की जगह पे 0 प्लेस करो, 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो x भी 0 आएगा, y भी 0 होगा, मतलब पार्टिकल कहाँ पे है? t बराबर 0 पे यहाँ पे है। अब टाइम बढ़ेगा तो x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा, तो पार्टिकल इसी पाथ से भागेगा, ऐसे भागेगा ऐसे, और एक साथ इस एक्सट्रीम पे जाएगा। हाँ भाई, साइन ओमेगा टी जब 1 होगा तो नीचे भी तो 1 होगा, तो जब ये x में जाएगा तो y में भी जाएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a कामा b होगा। फिर जब ऐसे जाएगा यहाँ पे, फिर वापिस आएगा ऐसे, फिर इधर जाएगा, इधर, फिर इस पे जाएगा, और ये कब आएगा? जब यही साइन ओमेगा टी किस बराबर होगा? -1 के। जब ये -1 होगा तभी -1 होगा, तो x y दोनों नेगेटिव हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -a कामा -b आएगा। -a कामा -b, ठीक है, और ये SHM है, और इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा, तो टाइम पीरियड विल बी सेम 2 पाई बाय ओमेगा, जितना इंडिविजुअल का है। लेकिन अब की बार जो एम्पलीट्यूड होगा ना, वो बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड ये मीन है, यही मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि स्पीड 0 है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन क्योंकि स्पीड 0 है, और ये एम्पलीट्यूड होगा। तो जो नया एम्पलीट्यूड आएगा, अगर ये कहूं कि en है, तो en की वैल्यू किसके बराबर होगी? इस लेंथ के बराबर होगी, तो डिस्टेंस वाला लगा दो, ये कोऑर्डिनेट a कामा b है, ये कोऑर्डिनेट 0 है, ओरिजिन है, तो डिस्टेंस वाला नहीं पड़ता, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया? √a² प्लस b², एंड दिस ओनली द आंसर। तो मैं क्या कहूंगा? एक तो आंसर ये बन गया,
रिजल्टेंट पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। मोशन क्या होगा? SHM विथ सेम फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड होगा √a² प्लस b²। ओके। कुछ पूछ रहा हूं तो पूछो, बताओ, पूछो। ये क्वेश्चन कर रहा है y बराबर है 4 cos² पाई t। पूछ रहा है फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ऑल्सो फाइंड मीन पोजीशन कोऑर्डिनेट। देखो क्या करेंगे, ये cos थीटा है तो इसको ना cos स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रखना है, ये cos के टर्म में जाना चाहिए, साइन के टर्म में जाना चाहिए, तब हो पाएगा। तो हम लोग हाफ एंगल का हेल्प लेंगे, पढ़े हैं ना। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से आएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखो थीटा को रिप्लेस कर दो पाई टी से, तो अगर पाई टी से रिप्लेस करूं तो बनेगा पाई टी बराबर 1 प्लस कॉस, ये बनेगा 2 पाई टी, थीटा पाई टी से रिप्लेस हो रहा है तो बनेगा 2 पाई टी अपॉन 2। तो ये जो y का इक्वेशन बनना चाहिए दिस वन इक्वल टू 4 आ गया, और cos स्क्वायर पाई टी पूरा यहां रख दो, 1 प्लस कॉस 2 पाई टी। तो यहां से बनेगा y बराबर 2 प्लस 2 cos 2 पाई टी। फिर इस 2 किधर भेज दो, बनेगा y माइनस 2 बराबर 2 cos 2 पाई टी। अब cos 2 पाई टी को चाहो तुम क्या लिख सकते हो, साइन के टर्म लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। cos के टर्म लिखोगे तभी आंसर हो जाएगा, साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 2। तो इसको कंपेयर कराओ, y माइनस वाई मीन बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। याद करो ऐसे x माइनस एक्स मीन बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये भी उसी तरीके से है, y माइनस वाई मीन इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो कंपेयर कराओगे इसको इससे तो y मीन क्या आएगा 2 के बराबर, तो मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट मिल गया किसके बराबर, 2 के बराबर। इसको इससे कंपेयर कराओ तो एम्पलीट्यूड आएगा 2 के बराबर, इसको इससे कंपेयर करो तो ओमेगा क्या आएगा 2 पाई, ओमेगा 2 पाई आएगा ना, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड, ये फाई नॉट पाई बाई 2 है। तो ये भी आंसर मिल गया तुमको, सारे आंसर मिल गए। कोई कष्ट हो तो बताओ, बताता हूं। 2 particles having same amplitude A, दो पार्टिकल है, नहीं ठीक है, 2 पार्टिकल हैविंग सेम एम्पलीट्यूड A, दो पार्टिकल ऐसे जब फॉर्म कर रहा है सेम एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड A। One is start कि 2 particle having same amplitude A, one is start from mean position while other is from any other position, any other position if maximum separation
between two is A. Then find, ये क्यों लिखे हैं, यही रहने का क्या फर्क पड़ता है. Then find initial phase difference. Initial phase difference of two. देखो, तो एक पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है एम्पलीट्यूड ए पे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, x1 बराबर ए साइन ओमेगा टी लिखोगे, क्योंकि मीन से शुरू हो रहा है. मीन से नहीं शुरू होता तो क्या लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन लिखते हैं. हालांकि अगर वो मीन से शुरू नहीं होता तभी भी आंसर सेम ही आएगा, बस फर्क क्या होगा, फाइव वन की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी अगर मीन से शुरू हो रहा है तो. और दूसरा x2 का क्या लिखोगे, एम्पलीट्यूड सेम है ना, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू लिखो, क्योंकि ये मीन से शुरू नहीं हो रहा, ये मीन से शुरू नहीं हो रहा, तो फाइव टू आ गया. और अगर ये मीन से शुरू होता तो बस फर्क क्या होता है कि फाइव वन की वैल्यू जीरो थी, और कोई नया फर्क नहीं होता. अब दोनों के बीच का सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 की बात करेंगे. तो इक्वेशन क्या बन गया, x और बन गया क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन बन गया. सेपरेशन बन गया. और ये जो सेपरेशन है ये भी एक नया इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा ए एन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइव में. जैसे एसएचएम के दो जोड़े थे ना, इसको इसको ऐड किया था, वैसी सब्ट्रैक्शन है. अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे. देखो माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला में ऐसे ये जो एन है, अगर मैं पूछूं कि इस x इज व्हाट, दिस x इज द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल, x इज व्हाट, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल. और कोई पूछे इस x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज an, an मैक्सिमम होगी. क्यों, क्योंकि साइन की मैक्सिमम क्या होती है 1, तो साइन की मैक्सिमम होती है 1, इसका मतलब x की मैक्सिमम क्या होगी an. तो an किससे आएगा, an आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव. मतलब इसमें से ये घटा दो, आ गया. अब an की जगह पे क्या लिखोगे, an की जगह पे an, यही तो है, दो एसएचएम में मैक्सिमम सेपरेशन लिखा हुआ ना, सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन इस ए, उठा के यहाँ प्लेस करो, आ गया आंसर, प्लेस करो. तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा फाइव. डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस ही तो है, तो इससे कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई, क्योंकि ये ए स्क्वायर कटेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो 1/2 बनेगा. देन व्हाट इज डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव इज नथिंग बट π/3, 6 डिग्री, एंड दिस इज आंसर. कुछ समझ में आया, डाउट हो तो बताओ, बताता हूँ.